नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत इस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के विषय में जानेंगे तथा इससे पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों को समझेंगे जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं हमारे संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, इसका स्रोत क्या है, यह कहाँ से लिया गया है। तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और जिसे हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। ठीक, और हमारे संविधान की उद्देशिका की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे कई तरह से प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि उद्देशिका को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न बनेगा कि उद्देशिका को किस दिनांक को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न बनेगा उद्देशिका को संविधान सभा ने किस दिनांक को स्वीकृत किया था। तो उद्देशिका को हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। अगला जो प्रश्न बनेगा कि उद्देशिका का शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उद्देशिका का जो शब्द है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक, तो चलिए अब हम जो है उद्देशिका के अर्थ को समझ लेते हैं कि उद्देशिका का क्या अर्थ है, इसे क्यों हर अधिनियम के प्रारंभ में दिया जाता है। ठीक, देखिए, अधिनियम को बनाने का काम विधायिका का होता है। तो विधायिका जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम को पारित करती है, उन सभी उद्देश्यों का उल्लेख जो है अधिनियम की उद्देशिका में कर दिया जाता है और इसे अधिनियम के प्रारंभ में इसलिए रख दिया जाता है जिससे हम उद्देशिका को पढ़कर ही जो है पूरे अधिनियम के उद्देश्य को समझ जाएं, जिससे अधिनियम को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो इसी तरीके से हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में भी उन समस्त उद्देश्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं का वर्णन किया गया है जिसकी प्राप्ति के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हमारे संविधान की उद्देशिका को अच्छे से समझ लेता है, वह पूरे संविधान की प्रकृति को आसानी से समझ जाएगा। वह समझ जाएगा कि हमारे जो है संविधान जो है इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किन किन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और हमारे संविधान का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, किस तरह का है। ठीक, इसलिए अगर संविधान को बढ़िया से समझना है आपको, तो सबसे पहला काम है कि आप हमारे संविधान की उद्देशिका को अच्छे से समझ लीजिए। आपका काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम जो है उद्देशिका से संबंधित जो कुछ केस हैं जिसका निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, उसमें उद्देशिका के विषय में क्या कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनरी बेरूबारी 1960 के मामले को देख लेते हैं। तो इनरी बेरूबारी 1960 के मामले में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, यानी उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया है इस मामले में। दूसरा, इस केस में क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि अगर कहीं भी हमारे संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध है तो वहाँ संविधान के निर्वचन में उद्देशिका की मदद लिया जा सकता है। इस तरीके से हमारे जो संविधान की उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, अब अगला केस जो आता है वह केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य का है। और यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। तो इस केस में क्या कहा गया है, चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। तो इस केस में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक, यानी इस केस में बेरुबारी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया गया है। तो इस मामले में उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। ठीक, और क्या कहा गया है, कहा गया है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यानी हमारे संविधान की जो उद्देशिका है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, और क्या कहा गया है, कहा गया है कि संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। अगला पॉइंट जो कहा गया है कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। यानी हमारे जो संविधान की उद्देशिका है इसको आधार बनाकर किसी मामले में कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब अगले केस को हम जान लेते हैं। एक केस हमारा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है यह संविधान की मूल आत्मा है। जो हमारी उद्देशिका है यह संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है अनुच्छेद 32 है। तो इन कथनों को आप ध्यान रखेंगे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा जो है उद्देशिका को माने हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 32 है उसको जो है संविधान की मूल आत्मा माने हैं। और के.एम. मुंशी ने हमारी उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। ठीक, एक केस और है बम्बई का मामला, बम्बई। ठीक, इस मामले में भी हमारे संविधान की उद्देशिका को जो है संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। और हमारे संविधान का जो गणतंत्रात्मक स्वरूप है, ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी व्यवस्था, इस तरीके से कई बिंदुओं को जो है संविधान का मूल ढांचा माना गया है। ठीक, चलिए अब हम संविधान का मूल उद्देश्य जान लेते हैं कि हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। तो हमारे संविधान का मूल उद्देश्य भारतीय जनता को कुछ अधिकार दिलाना है। वह कौन से अधिकार हैं, आइए हम देखते हैं। तो न्याय, कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक, अब देखिए यह शब्द जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में भी आया है। अनुच्छेद 38 अब कहाँ है, ये भाग 4 में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द जो है कहाँ कहाँ आया है। तो उद्देशिका में है और भाग 4 के अनुच्छेद 38, भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, तो इस शब्द को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब स्वतंत्रता कौन कौन सा प्रदान कर रहा है हमारा संविधान जो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। ठीक, तो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह हमारे अनुच्छेद 19 में दिया गया है मूल अधिकार के रूप में। ठीक, विश्वास, धर्म एवं उपासना की जो स्वतंत्रता है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से जो है 28 में दिया गया है मूल अधिकार के रूप में, इसको सुरक्षित कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए अब हम समानता जान लेते हैं। तो समानता कौन सी है, पद एवं अवसर की समानता। तो पद एवं अवसर की जो समानता है यह भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में मूल अधिकार के रूप में सुरक्षित, अनुच्छेद 16 में। ठीक, बंधुत्व कौन कौन सा है, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए। ठीक, जो बंधुत्व है क्यों आवश्यक है, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। ठीक है, चलिए अब हम उद्देशिका में आए हुए
कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया हमारे संविधान की उद्देशिका में, हम उनका अर्थ जान लेते हैं क्या है, क्योंकि वहाँ से भी जो प्रश्न हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो संविधान की उद्देशिका हमारी है, उसके सबसे पहला शब्द जो है हम भारत के लोग, यानी हमारी उद्देशिका जो है हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक, और ख़त्म कहाँ होती है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं पे के शब्दों पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है। तो हम भारत के लोग शब्द का अर्थ यह है कि संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत जो है भारत की जनता है, ठीक। भारत की जनता ही संप्रभु है। भारत की जनता, पूछ ले कि भारत में कौन संप्रभु है, तो भारत में जो है भारत की जनता संप्रभु है, ठीक। संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, तो संविधान को समस्त शक्तियां जो है भारत की जनता से मिलती है, ठीक। अब आ जाइए शब्द जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पे, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यदि प्रभुत्व शब्द आया है इसमें, प्रभु का मतलब गॉड यानी ईश्वर होता है, तो प्रभुत्व यानी ईश्वरीय। तो जो ईश्वरीय होगा वह किसी के नियंत्रण में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा भारत भी क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी यह किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। भारत अपनी आंतरिक नीतियों के मामले में और बाह्य नीतियों के मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हम जो है किसी भी राष्ट्र के साथ संधि कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता कर सकते हैं, कोई भी राष्ट्र हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। इसी की देन है, जो है संप्रभुता की ही देन है कि अभी हाल ही में भारत ने जो है अनुच्छेद 370 को हटा दिया। पाकिस्तान ने इसका पूरा विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी इस मामले को लेकर गया, लेकिन भारत ने कहा कि जो है जम्मू और कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, यह मेरा जो है आंतरिक मामला है, आप हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप हैं कौन हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने वाले। रूस और यूक्रेन युद्ध के मामले में जो है अमेरिका भी हमारा बहुत परम मित्र है, रूस भी हमारा परम मित्र है। अमेरिका भारत में दबाव बना रहा था कि भारत जो है रूस के विरुद्ध खड़ा हो, लेकिन हमने रूस का साथ दिया, यह भी हमारी संप्रभुता का ही पहचान है, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है भारत हमारा है यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक। अब चलिए समाजवादी शब्द पे हम आ जाते हैं। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है, देखिए समाजवाद शब्द के जो जनक हैं इसे कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी समाजवाद शब्द के जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी द कैपिटल, जिसको पूंजी कहा जाता है। उसमें उन्होंने एक थ्योरी दिया था वर्ग संघर्ष का, यानी पूंजीपति और कर्मकारों के बीच में जो है युद्ध होना, यानी संघर्ष होना, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है पूंजीपतियों का विनाश होगा, कर्मकार वर्ग जो है यानी मजदूर जो वर्ग है वो सत्ता पे आसीन हो जाएगा। इस तरीके की उनकी उसमें थ्योरी थी, ठीक। और लेनिन ने जो है उसी में थोड़ा सा सुधार करके उसको साम्यवादी जो है विचारधारा लेकर आए। तो साम्यवादी विचारधारा सबसे पहले जो है रूस ने अपनाया था, सोवियत संघ जो है। तो साम्यवादी विचारधारा में जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो धन और संपत्तियां होती हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण बहुत कठोर होता है। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो लगभग विश्व के सभी संविधानों का जो है अध्ययन किए थे, तो हर संविधान में जो कमियां थी उसको जानते थे। तो साम्यवादी व्यवस्था में भी जो कमियां थी उसको भी ये लोग जानते थे। इसलिए जो है हमारे संविधान निर्माता जो थे ये समाजवाद तो लेकर आए भारत में, लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद, ठीक है। हमारे यहाँ एक अनोखा समाजवाद है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसमें जो है नियंत्रण जो है उतना कठोर नहीं रहता है, यानी व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से अगर कुछ कर रहा है, कमा रहा, तो उस पर सरकार जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखती है, समझ रहे हैं। और ये समाजवाद जो है
गांधी जी और नेहरू जी की अवधारणा पे आधारित है। तो इसकी व्यवस्था जो है उद्देशिका में भी जो है, यहाँ देखिए आर्थिक शब्द में भी छिपा था, और इसको स्पष्टीकरण करने के लिए समाजवादी जो शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है ये उद्देशिका में लाया गया था। और इसको जो है अनुच्छेद 39 बी और सी के रूप में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है। तो हमारे यहाँ का जो समाजवाद है तो इस तरीके का है कि जो राज्य है वो जो प्राकृतिक संपदा हैं, जो कल कारखाने हैं यानी उत्पादन के जो साधन हैं, उसका इस प्रकार से जो है वितरण और व्यवस्था करेगा कि कर्मकारों का अधिक से अधिक जो है फ़ायदा हो, धन का संकेंद्रण ना हो। ठीक, तो इस पे एक केस आता है डीएस नकारा वर्सेज भारत संघ। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य का भारत का ये कर्तव्य है कि वह जो है कर्मकारों यानी मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा करे, उनकी जो है जन्म से लेके मृत्यु तक उनकी सामाजिक जो है व्यवस्था की गारंटी दे। ठीक, और एक दूसरा भी केस है एक्सलबियर बनाम भारत संघ का जो है, उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार को जो है जो संपत्तियां हैं देश की उसको का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक जो है राष्ट्रीयकरण करे, यानी निजीकरण का विरोध में जो है राष्ट्रीयकरण शब्द आता है। तो सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, संपत्तियों का जो है राष्ट्रीयकरण करे। लेकिन आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है या जो पब्लिक प्रॉपर्टियां थी उसका भी निजीकरण कर रही है ये। तो कहीं न कहीं ये हमारे संविधान की जो मूल भावना है इसके विरुद्ध है। ठीक, तो चलिए हम अब पंथ निरपेक्ष शब्द को जान लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म जो है यह व्यक्ति का विषय होगा। भारत जो है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और समता का व्यवहार करेगा। ठीक, अब आ जाता है एक शब्द लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का तंत्र। तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी जो है व्याख्या अब्राहम लिंकन ने किया था। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित सरकार। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है यह जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, अब एक शब्द आ जाता है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब है कि जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा ये वंशानुगत नहीं होगा, इसका चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, तो इसका हर 5 साल पे चुनाव होता है और उस पद के लिए कोई भी व्यक्ति जो है उम्मीदवार हो सकता है। ठीक, तो ये तो हमारे संविधान की उद्देशिका में आए हुए कुछ शब्द थे जिनका अर्थ हमने जान लिया। तो अब हम अपने संविधान की उद्देशिका को भी जान लेते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। किस डेट में? 26 नवंबर 1949 को। यह पूछा जाता है कि हमारे संविधान को जो है किस डेट में अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 हम बताएंगे। अगर पूछा जा रहा है कि संविधान को किस डेट में लागू किया गया था जो है, तो ये कौन सा डेट था, यानी 26
जनवरी 1950 इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि हमारी उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो हमारी उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में जो है हमारी संविधान की उद्देशिका को जाना कि हमारी उद्देशिका कितनी खूबसूरत है, हमारा संविधान भी कितना खूबसूरत होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली टॉपिक हम किसी अन्य विषय पर जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।